सत्य कौशिक लगभग जमाने से मुझे अपना नाटक दिखाना चाहते थे, और हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी शायद कभी उनका नाटक नहीं देख पाए। और जो हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में काम करते हैं, और या जो थिएटर की गंभीर दुनिया में जितने काम करते हैं, तो आमतौर पर हम उन प्रयासों को अनदेखा करते हैं जिसमें हमारे जैसे फिल्म और नाटक समीक्षकों का भी बहुत बड़ा अपराध है कि हम जो व्यावसायिक स्तर पर जो बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं हमारे देश में, हम उसको अनदेखा करते हैं। हम समझते हैं कि 10-20 लोगों के बीच कुछ बहुत महान बौद्धिक किस्म का कोई नाटक हो, जिसको स्टूडियो थिएटर में हम देखते हैं और उसके बारे में खूब महान किस्म की कुछ समीक्षाएं लिखते हैं, जिसके महान किस्म के शब्द महान किस्म के पाठकों की समझ से निकल जाते हैं। तो आज हम बात करें इसमें खास तौर से जब हमारे बीच टेलीविज़न और रंगमंच के अभिनेता नीतीश भारद्वाज मौजूद हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि ये विषय बहुत ही विकराल और विशाल है, इसमें पूरा भारत है, महाभारत और चक्रव्यूह में पूरा भारत है, तो हम ये सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा रंगमंच की दुनिया पर केंद्रित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बातचीत की शुरुआत में हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं वो शुरू में कुछ अपना वक्तव्य दें उसके बारे में, और फिर हम रंगमंच के चक्रव्यूह की थोड़ी बहुत बात करें, और फिर हमारा जो ये श्रोता दर्शक समुदाय है वो उसमें कुछ हस्तक्षेप करे। तो अतुल सत्य कौशिक, ये चक्रव्यूह की जो अवधारणा नाटक की आपके मन में आई और इतने बड़े पैमाने पर आई, क्योंकि मेरी जानकारी में शायद दिल्ली का आपका अकेला ग्रुप है जो बॉक्स ऑफिस पर इतना ज़्यादा टर्नओवर प्रोड्यूस करता है। शायद, मुझे ध्यान नहीं है, सरकारी संस्थानों को छोड़ दें, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को जिसका बजट 80 करोड़ का है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी दिल्ली में तो मैंने नहीं सुना। तो ये कैसे ये आपने प्लान किया और क्यों चक्रव्यूह किया, इससे बात शुरू करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बिना किसी भूमिका के मैं सीधा सर के सवाल पर आता हूँ। मैं पेशे से सीए हूँ, मैंने वकालत भी पढ़ी है, तो फाइनेंस और लॉ मेरा प्रोफेशन है, लेकिन बचपन से ही थिएटर करने का, कहानियाँ सुनाने का, जैसे आप इकट्ठा ऐसे कुछ लोग इकट्ठा करके कभी कुछ कहानी सुना दी, कभी कुछ नाटक खेल दिया, ये शौक़ था। कॉलेज में थिएटर किया, उसके बाद आगे बढ़े, डिसाइडेड था कि लाइफ में कुछ भी करेंगे थिएटर हमेशा साथ में चलता रहेगा। 2006 में मैंने NSD, FTII, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर पंजाब, सब जगह अप्लाई किया, बिकॉज मैं चाहता था कि एक थिएटर की ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मुझे मिले। लेकिन किसी न किसी शब्दों में सभी ने लगभग यही कह दिया कि आपके साथ जो फिज़िकल प्रॉब्लम है उसके चलते आप थिएटर नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा यही जवाब था कि आप नहीं सिखा पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं सीख पाएंगे। मैं क्या सीख सकता हूँ ये तय करने का हक सिर्फ मुझे है और मेरे खुदा को है, आप नहीं तय कर सकते। तो बस, और किसी बदले की भावना से नहीं, किसी को कुछ साबित करने की भावना से नहीं, क्योंकि थिएटर करना था। सब रास्ते बंद हो गए तो खुद अपना रास्ता खोला, अपना ग्रुप बनाया, नाटक करने शुरू किए। थोड़ी बहुत समझ फाइनेंस की थी, तो ये हमेशा से तय रहता था कि भाई कितना खर्चा होगा, उस खर्चे का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा, अगर नफ़ा हुआ तो क्या होगा, नुकसान हुआ तो क्या होगा, वो सब बातें जो हैं तय करके 3-4 साल नाटक करे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बात समझ में आई कि नाटक जितना भी अच्छा हो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे क्रेडिबल चेहरे, कुछ ऐसे कलाकार जिनके व्यक्तित्व में एक विश्वसनीयता हो, उनको साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये नाटक चक्रव्यूह पहले अर्जुन का बेटा नाटक नाम से किया जाता था, 2-3 साल हमने किया, फिर इसके मैंने चक्रव्यूह के रूप में वापस लिखा। फिर नीतीश भारद्वाज साहब को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कृष्ण के रूप में, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी अगर आज आंख बंद करते हैं और कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो जो पहली छवि आपके जहन में आती है वो अमूमन नीतीश साहब की ही होगी। तो इनको हमने कृष्ण के रूप में हमेशा हमारी कल्पना में आते रहे हैं। तो ये एक ख्वाब था कि भाई कितना अच्छा हो कि मैं नाटक में कृष्ण का रोल नीतीश जी करें। तो उसी विचार से मैंने सर को फेसबुक मैसेज किया, सर ने उसका रिप्लाई किया कि आप बॉम्बे कब आ रहे हैं। तो कुछ एक महीने बाद हम बॉम्बे गए, सर के साथ बैठे। सर क्योंकि खुद लेखक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, तो उनका अपना एक विजन है। नाटक पढ़ा, नरेशन हुआ, उन्होंने उसमें काफ़ी सुझाव दिए कि इसमें इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको वैसा कर सकते हैं। सर के सुझाव मैंने नोट किए, वापस से नाटक को लिखा, फिर हमने रीड किया और ये तय किया कि इस नाटक को साथ करते हैं। नाटक को हमने शुरू किया। आज इस नाटक का शायद 72वां या 73वां मंचन है और सर के साथ काम कर एक नई दिशा मुझे मिली। फिर
हर नाटक में कोई ना कोई एक विश्वसनीय चेहरा मेरे साथ जुड़ता चला गया। और जैसा कि सर ने कहा कि हमने कमर्शियल थिएटर को बहुत गंभीरता से लिया। दिल्ली में आज से 4 साल पहले 200 रुपये का टिकट बेचना भी बड़ी बात थी। आज हम 2000 रुपये का टिकट बेच रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं। और वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज हमको अपने काम पर कॉन्फिडेंस है कि हम आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। और जैसे दीपक सर का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि जयपुर में फेस्टिवल हो रहा है, उसका टिकट लगाया जा रहा है। वरना बहुत फेस्टिवल दिल्ली में होते हैं, सब फ्री में होते हैं। और मैं समझ नहीं पाता कि जब आर्टिस्ट अपना पूरा दिन जिस समय में वो काम करके कुछ अर्निंग कर पाता, अगर वो समय वो थिएटर को दे रहा है तो वो पैसा कमाने फिर कहीं और क्यों जाए। तो इस कोशिश से हम लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों का हमको मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सर लोग का आशीर्वाद है। तो नाटक चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आते रहेंगे। आज शाम को आप लिए देख रहे हैं और कोशिश रहेगी सर ऐसे ही हम लोग काम करते रहें। नीतीश जी से मैं नहीं, थोड़ा सा ये बात यहाँ से चली है कि अतुल ने कहा कि जैसे हम श्री कृष्ण के बारे में और उनके चरित्र के बारे में हम सोचते हैं तो नीतीश भारद्वाज हमारे सामने आते। हालांकि महाभारत के बाद के एपिसोड्स में नीतीश जी सीरियल छोड़कर चले गए थे और हम लोगों के लिए वो शॉकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ था, और हम लोग दूसरे को श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार करने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन ये ठीक ऐसे ही है नीतीश जी, जैसे मुगले आजम फिल्म आई और अभी फिरोज खान ने एक नाटक किया उसको। तो दोस्तों मुगले आजम बहुत बड़ा नाटक था, दीपक ने शायद देखा था वहाँ दिल्ली जाकर, जिसमें आप पृथ्वीराज कपूर को ही अकबर के रूप में देखते हैं या दिलीप कुमार को आप देखते हैं जहांगीर के रूप में या सलीम के रूप में, अनारकली और ये सब। तो उसने एक फैंटेसी को, जो कि हिस्ट्री नहीं है, उसको उसने एस्टैब्लिश कर दिया था। तो उस तरह से आपको ये कैरेक्टर जब पहली बार ऑफर किया गया तो आपको क्या क्या संदेह थे मन में, क्योंकि दिल्ली का एक आदमी ऑफर कर रहा था जिसकी थिएटर में कोई बहुत बड़ी ब्रांडिंग और नाम नहीं था उस समय तक। तो और दूसरा सवाल कि कैसा अनुभव किया आपने, अब तो 73वां शो होने जा रहा है। नीतीश जी, आप अतुल ने जब ऑफर किया उसकी बात कर रहे हैं? अच्छा। सर्वप्रथम नमस्कार सबको, सारे रंगकर्मी, मीडिया के मित्र और रंगमंच को बढ़ावा देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले आप सब दर्शक, आप सबको अभिवादन, मेरा नमस्कार। इसकी वॉइस थोड़ी बढ़ सकती है क्या? मैं शाम के लिए थोड़ी अपनी आवाज़ बचाना चाहता हूँ। वॉल्यूम बढ़ सकता है? हाँ जी, हाँ जी। मैं डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो फेसबुक पर हूँ, पर रोज़ 2 बार देखना तो बहुत दूर की बात, मैं 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार फेसबुक को देख लेता हूँ। आजकल तो वो भी कम हो गया है। तो ऐसे ही एक दिन एक मैसेज आया अतुल का कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, रंगकर्मी हूँ, नाटक लिखता हूँ और एक नाटक लिखा है अर्जुन का बेटा, जिसको मैं चक्रव्यूह नाम से रीलॉन्च करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप इसमें कृष्ण का रोल करें। तो मैंने सोचा पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि एक कलाकार के लिए जितना नया नया आप पढ़ते रहेंगे, कहाँ पर कौन सा टैलेंट है आपको नहीं पता। इस दुनिया में बहुत टैलेंट है। तो जिस तरह से इन्होंने लिखा था, एक उनकी कमिटमेंट थिएटर के प्रति उसमें से झलक रही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मूलतः मैं मराठी रंगमंच से आया, ट्रेन भी हुआ एक निर्देशक के रूप में, तो मराठी रंगमंच में ट्रेन हुआ, वहाँ से फिर मैं हिंदी थिएटर से जुड़ा था दिनेश ठाकुर जी के साथ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे अपनी जो प्रति है उसको भेज दीजिए, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो पढ़ने पर सबसे पहले जो मुझे बात अच्छी लगी वो ये कि जो एक काव्यात्मक ढंग से ये लिखते हैं वो बहुत अच्छा लगा। एक अरसा हो गया है मराठी थिएटर में उस तरह के नाटक लिखे नहीं गए हैं। सर, दिस इज द वर्तमान समय के चक्रव्यूह, ये आज की चर्चा का विषय रखा गया था। मुझे जब
बड़ी बात थी। नहीं तो कम से कम मैं लेखक आदमी हूँ तो स्क्रिप्ट पर मेरा काफ़ी भरोसा रहता है। बाकी मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये ना, अगर ये स्क्रिप्ट है, ये आलेख है, तो ये जब मंच पर जाएगा किस तरह का असर पैदा करेगा। लेकिन कुछ विषय या कुछ चरित्र अपने आप में ऐसे होते हैं जिनके बारे में धारणाएं पहले से बनी हुई हैं। विषय अपने आप में उसकी सारी संभावनाएं खोल देता है। महाभारत, रामायण, ये ऐसे एपिक हैं हमारी भारतीय समाज के, जो सारे साहित्य का, सारी संस्कृति का, सारे कला रूपों का एक से स्रोत है, जड़ है। वहाँ से सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है, बनी बनाई। चरित्र हमको वहाँ से बने बनाई मिलते हैं। तमाम जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनके स्वरूप भी हमें वहाँ दिखाई देते हैं और उनके हल भी वहाँ दिखाई देते हैं। आप सब ने देखा होगा कि पिछले सालों में सारी भारतीय भाषाओं में महाभारत और रामायण को लेकर के, उनके चरित्रों को लेकर के, उनकी जो मूल समस्याएं उनको लेकर के इतने नाटक, इतनी फिल्में, इतने काव्य ग्रंथ और इतना विश्लेषण अब तक सामने आ चुका है। इसके बावजूद ये संभावना अब भी बनी हुई है कि इस पर और बात की जानी चाहिए। महाभारत पर इतना लिखा गया और महाभारत पर इतना लिखा जाने की अभी भी ज़रूरत है कि उसे और हम डिकोड कर सकें और खोल सकें और उसके माध्यम से अपने जीवन को समझ सकें। महाभारत पर अतुल ने जो नाटक लिखा है, और चूँकि अभिमन्यु का मुख्य चरित्र है, जाहिर है उससे जुड़े हुए दूसरे तमाम चरित्र भी वहाँ होंगे, लेकिन फोकस सारा अभिमन्यु पर होना चाहिए या उस चक्रव्यूह वाली थीम पर होना चाहिए जिसके माध्यम से वो इस समस्या को इस रूप में खड़ा करते हैं। ये काम पहले भी हिंदी में भी बहुत सारे नाटककारों ने किया है, अभिमन्यु को केंद्रीय चरित्र बना करके किया है। मैंने बहुत सारी काव्य ग्रंथ भी ऐसे पढ़े हैं जिनमें अभिमन्यु को एक नाटक, एक मुख्य चरित्र बना करके, काव्य नायक बना करके और प्रस्तुत हुआ है। हमारी अपनी राजस्थानी भाषा में इस तरह के काव्य सामने आए हैं। अभी पिछले दिनों विनोद सोमानी हंस है हमारे, वो अजमेर के एक राइटर, उन्होंने अभिमन्यु पर एक पूरा काव्य लिखा है। तो ये जो आपने, अतुल ने ये काम किया, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये केवल उस आख्यान को रिप्रोड्यूस करता है या आज के समय की समस्याओं को, आज के हमारे डिस्कोर्स को भी उस पर शामिल करता है। नीतीश जानते हैं कि महाभारत को जब उसकी डायलॉग राही मासूम रजा ने लिखी है तो उसमें कितना हमारा आज का वर्तमान समाहित है। चाहे कृष्ण बोलता था या कर्ण बोलता था या युधिष्ठिर बोलते थे, उसके हर सीन में, हर वाक्य में, हर उस प्रसंग में कहीं ना कहीं हमारे आज की प्रतिध्वनियाँ सुनाई देती थी। हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उनके भीतर की जो कॉम्प्लिकेसी है, उनके भीतर की जो संश्लिष्टता है, जो कठिनाइयाँ हैं, वे उनके माध्यम से हमको रिफ्लेक्ट करके दिखाई देती थी, प्रतिबिंबित होती थी। एक काम जो ये हमारे आख्यान है वो करते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस तरह की जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको प्रोड्यूस करने का। दूसरे स्तर पर ये राजनीतिक स्तर पर भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करते हैं, हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं। न केवल अब करते हैं, महाभारत काल से लेकर के बाद तक करते ही चले आ रहे हैं। हर कोई चरित्र, जो बड़ा चरित्र, जो लीडिंग चरित्र होता है, वो अपने को आइडेंटिफाई करता है उस महाभारत के और रामायण के चरित्रों से। आदर्श है उनके लिए, राम की तरह का राजा होना चाहिए या कृष्ण की तरह का योगेश्वर योद्धा होना चाहिए। ये मॉडल्स हैं, ये आदर्श हैं। इनसे कोरिलेट करते हैं, इनसे अपने को आइडेंटिफाई करके और उन्हीं वैल्यूज़ को दोहराते भी हैं। लेकिन वो कितना साबित कर पाते हैं, कितना वैसा परफॉर्म कर पाते हैं, ये हम सब के एसेस करने की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में, बात बात में हमारे डायलॉग इतने रिपीटेडली उन सारे मुहावरों को दोहराया जाता है महाभारत काल के, कि जैसे हम सारी चीज़ों को उन्हीं के माध्यम से समझ लेना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई भी नाटककार उस तरह की थीम को उठाता है, उसकी चुनौतियां भी उसके सामने बड़ी होती हैं और
सहूलियतें तो खैर है ही, एक बना बनाया थीम है, एक बना बनाया चरित्र है, आपको बहुत कम रिस्क लेनी है, उसके आसपास ही रहना है। लेकिन अगर केवल वहीं तक सीमित रह गए तो वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे जो आप नाटक लिखने के लिए जिस उद्देश्य से उत्प्रेरित हुए हैं। उस वर्तमान को उसमें जी लेना, उसे मूर्त कर देना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है, आपकी सबसे बड़ी सफलता है। ये सफलता मैं ज़रूर कौशिक जी के नाटक में देखना चाहूँगा। मेरे पास ऐसा अवसर हुआ तो मैं शाम को आऊँगा और देखूँ उस नाटक को कि कैसा आपने किया। लेकिन मैं आश्वस्त ज़रूर हूँ, क्योंकि एक तो नीतीश की प्रेजेंस अपने आप में इसको सफल बना देगी, इसके बारे में मेरे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये क्षमता इस कुछ लोगों में मीडिया में काम करते हुए ये चीज़ मुझे सिखा दी गई है कि आप असेस कर लेते हैं कि ये काम, हाँ ये या पहले से आप पूछा जा रहा है कि ये कौन कर सकता है, तो हम लगभग ठीक ही जगह पर पहुंच जाते हैं कि ये इसके लिए तो यही उपयुक्त है। तो अतुल ने बहुत समझदारी का काम किया कि नीतीश जी को इसके लिए चुना, और आधी सफलता तो उनकी इसी में तय हो गई, बाकी उनका स्क्रिप्ट और उनकी वो आलेख तय करेगा। हमारा समय इसमें कितना प्रतिबिंबित होता है ये मुझे जानना है, होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। और राजनीति जिस तरह से उलझी हुई है आज, और जिस तरह से महाभारत हमारे लिए, जैसा नीतीश जी ने कहा कि वो प्रत्यंचा खींच करके पीछे ले जा करके और भविष्य में दूर तक ले जाने की कितनी क्षमता पैदा कर पाया ये नाटक, ये वाकई हमें भी देखना है। और यही प्रक्रिया है अच्छा नाटक लिखने की, यही उद्देश्य होता है, जिसमें मेरा ख्याल है कि अतुल जी ज़रूर सफल हुए होंगे। जिजीविषा ही किसी चीज़ को मुकाम तक ले जाती है, और मैंने छोटे से इस क्षणों में मैंने अतुल जी में ये जिजीविषा देख ली है, और ये मैं आश्वस्त हूँ कि वो काम ज़रूर होगा। बाकी और आप सब लोग उसमें मददगार होंगे, आप लोग भी इसमें अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल का तो जवाब अतुल सत्य कौशिक ही दे सकते हैं, और इनसे पूछने के पहले मैं सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। नंद भारद्वाज जी जब वो राज्यसभा में थे और उन्होंने उस समय की सत्ता के खिलाफ लिखा था और हिम्मत की थी और दिल्ली कविता लिखी थी, और उसके बाद वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा चरित्र धोखा देता है वहाँ इतिहास हमें बचाता है, दिनकर कहते हैं। तो ये इतिहास जो है वो हमें सचमुच बचाता है, लेकिन वो इतिहास एक दुधारी तलवार है, और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी क्लासिक्स को लें, किसी पौराणिक आख्यान को लें, किसी उस तरह के चीज़ को लें और उसमें वर्तमान को ले आएँ। ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और अभी लेकिन मुझे अतुल सत्य कौशिक से एक ही उम्मीद है, जैसे कि फिरोज अब्बास खान के मुगले आजम में संभव हुआ कि उनका मुगले आजम पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला की छवियों से अलग निकल गया और आगे निकल गया। उसमें पढ़ेंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इतिहास में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन आज का समय बदल रहा है। आज का समय फ्लैम्बोयंस का है, ग्लैमर का है, स्टाइल का है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पुरानी बात नई तरीके से कही जाए तो फूहड़ हो जाती है। यहाँ पे आपका आर्ट एज एन आर्टिस्ट आपका कितना कमांड है अपनी कला पर। जैसा कि सर ने कहा कि हम FTI में इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ एक बात, बड़ी अच्छी बात कही गई कि इस दुनिया में सिर्फ 3 कहानियाँ हैं, रामायण, महाभारत, लैला मजनू। इसके अलावा कोई चौथी कहानी इस दुनिया में है ही नहीं। कोई भी कहानी आप उठा लें, कहीं ना कहीं, अब आपने बाहुबली देखी, मुझको तो रामायण दिख रही थी, मुझको तो महाभारत दिख रहा था, मुझको तो दुर्योधन दिख रहा था, मेरे को तो युधिष्ठिर दिख रहा था, जब वो प्रभास जाता है तो राम वनवास के लिए जा रहे थे, मेरे को तो वही सब दिख रहा था। तो यही 2, 3, 4 कहानियाँ हमारे पास हैं। उन कहानियों में जो संभावनाएं हैं उनको हम कितना एक्सप्लोर कर पाए हैं, वो एक राइटर को नया चैलेंज देता रहा है। महाभारत हमेशा से एक नए लेखक को चुनौतियाँ देता रहा है। उसमें से हम क्या नई बात निकालते हैं, उन चुनौतियों को हमने लिया, सर और हम साथ बैठे और बहुत सी नई बात